वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पौधों में श्वसन चैप्टर से श्वसन क्या होता है और ग्लाइकोलिसिस चक्र क्या होता है, कैसे बनता है ग्लाइकोलिसिस चक्र। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि समस्त जीवधारियों को जो पृथ्वी में रह रहे हैं सबको क्रियाशील रखने के लिए, जीवित रखने के लिए लगातार ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती रहती है। वो ऊर्जा अपने अंदर कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त करती है या करते हैं। इसी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को ही हम लोग श्वसन कहते हैं। श्वसन हर जीव और कोशिकाएं का एक अनिवार्य जैविक लक्षण होता है। इसे हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि श्वसन एक जीव रासायनिक क्रिया है जिसमें जीव कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करके अपेक्षाकृत सरलतम पदार्थों में अपघटित करके ऊर्जा मुक्त करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, श्वसन एक जीव रासायनिक क्रिया है जिसमें जीव कार्बनिक पदार्थों जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट है को ऑक्सीकरण द्वारा अपेक्षाकृत सरलतम पदार्थों में अपघटित करके ऊर्जा मुक्त करते हैं। ठीक है, या इसको हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं कि श्वसन जीवित कोशिकाओं या जीवों में होने वाली वह ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें जटिल भोज्य कार्बनिक पदार्थों का क्रमिक अपघटन या विघटन होता है और इसके फलस्वरूप जल, कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, समीकरण पर अगर आप गौर करें तो ये होता है C6H12O6 प्लस 6O2। ये हो गया जटिल कार्बनिक पदार्थ जिसको हम लोग हेक्सा शुगर कहते हैं। 6 ऑक्सीजन के अणु की उपस्थिति में टूटता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और 6 पानी के अणु मुक्त होती है। ऊर्जा की बात करें तो 673 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ पर मुक्त होती है। कहने का मतलब ये है कि श्वसन क्रिया में जीवित कोशिका के अंदर भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, इसलिए इसको जैविक ऑक्सीकरण भी कहते हैं। और यह प्रक्रिया चूँकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रही है तो इसको ऑक्सी श्वसन भी कह सकते हैं। अब यदि बात करें हम श्वसन के प्रकार के बारे में तो श्वसन के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है ऑक्सी, दूसरा होता है अनॉक्सी। ऑक्सी एरोबिक, अनॉक्सी एनएरोबिक। ऑक्सी श्वसन का मतलब ही होता है ऑक्सीजन की जिसमें आवश्यकता पड़ती है, अनॉक्सी का मतलब जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऑक्सी श्वसन में जब ऑक्सीजन की सहायता से कार्बनिक पदार्थ का अपघटन होता है तो पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है और इसमें अनॉक्सी श्वसन में भोज्य पदार्थ का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है जबकि अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल होता है। ठीक है, ऑक्सी श्वसन के फलस्वरूप अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, अनॉक्सी श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ऑक्सी श्वसन में की जो प्रक्रिया है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, परंतु श्वसन क्रिया कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है ना। प्रकीर्णों की सहायता से माइटोकॉन्ड्रिया में जो कोशिका द्रव्य और किण्व है उसकी सहायता से ये प्रक्रिया संपन्न होती है। लेकिन अनॉक्सी श्वसन की जो प्रक्रिया है, ये क्रियाविधि है, कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं, उसके प्रकीर्णों और कोशिका द्रव्य में ही पूर्ण होती है। ऑक्सी श्वसन जीवों में यह क्रिया होती रहती है और अनॉक्सी श्वसन बहुत कम जीवों में होती है। समीकरण आप देख सकते हैं, श्वसन का ही समीकरण है यहाँ पर C6H12O6 6O2 6CO2 प्लस 6H2O 673 किलो कैलोरी 673 कैलोरी। और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं बल्कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ये समीकरण गलत लिखा है, ये यहाँ पर नहीं आएगा। मैं बता देता हूँ आपको, ये यहाँ पर नहीं आएगा, डायरेक्ट ये अपघटित होगा एंजाइम प्रकीर्णन की सहायता से एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और 21 किलो कैलोरी में, क्योंकि ज़्यादा ऊर्जा इसके पास में सम्मिलित रहती है। ऑक्सी श्वसन में 38 ATP अणुओं का लाभ होता है या बनता है, इसमें केवल 2 ATP अणु बनता है। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलता है, मतलब ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलता है और ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का जो कार्बन होता है पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, बात करें हम श्वसन की क्रिया की तो श्वसन की क्रिया विधि निम्न पदों में पूरी होती है। पहला आता है ग्लाइकोलिसिस चक्र, दूसरा पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण जो अनॉक्सी श्वसन के रूप में होता है। ठीक है, और तीसरा है इसमें ऑक्सी और अनॉक्सी दोनों के रूप में होगा पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण या अपघटन। और उसके बाद में आता है क्रिप्स चक्र और चौथा होता है इलेक्ट्रॉन परिवहन पद। हम इस वीडियो में आगे देखेंगे ग्लाइकोलिसिस चक्र क्या होता है। जैसा हम जानते हैं कि ग्लाइकोलिसिस चक्र को EMP भी कहते हैं, जिसको एम्डेन, मेयरहॉफ और पार्नास नामक साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, इसलिए इसको EMP पथ या ग्लाइकोलिसिस चक्र कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस चक्र श्वसन की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है क्योंकि इसमें ग्लूकोज के एक अणु का ऑक्सीकरण पायरुविक अम्ल के 2 अणु के निर्माण होने से हो जाता है। मतलब ग्लूकोज के एक अणु का पायरुविक अम्ल में 2 अणु बनने तक ये प्रक्रिया चलती है या ख़त्म हो जाती है। जैसे ग्लूकोज के एक अणु का पायरुविक अम्ल में 2 अणु में टूटना होता है, प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। पायरुविक अम्ल में विघटन को ही जब ग्लूकोज का अणु अनेक चरणों में क्रमबद्ध होकर या चरणों में स्टेप बाय स्टेप पायरुविक अम्ल में विघटित हो जाए
तो ये ग्लाइकोलिसिस चक्र कहलाता है। ग्लाइकोलिसिस चक्र कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है। देखिए चक्र कैसा होता है इसका, देखो ये दिखाई दे रहा है आपको ग्लाइकोलिसिस चक्र। जैसा हमने कहा कि ग्लूकोज के अणु का ऑक्सीकरण होना ही ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। मतलब ग्लूकोज के एक अणु का ऑक्सीकरण पहले एटीपी की सहायता से मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में पहले एडीपी बनाता है और हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये ग्लूकोज 6 फास्फेट फास्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में टूटकर फ्रक्टोज 6 फास्फेट बना लेता है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट एटीपी की सहायता से मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में एडीपी बनाता है पहले, और बाद में फास्फोहेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट बनाता है। फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट इधर एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनाता है एक उत्पाद, तो दूसरा उत्पाद और बनाता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट भी बनाता है। लेकिन बाद में ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट भी फास्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये भी 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस समय ये थोड़ा सा यूज़ करते हैं H3PO4 फास्फोरिक अम्ल के कुछ अणु यूज़ करते हैं और बनाता है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनाता है। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनाता है। ये 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड था, ये 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बनाता है। यहाँ पर NAD आयन की उपस्थिति में NADH2 बनाता है और डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 ADP की सहायता से मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में 2 ATP बनाता है। फास्फोरिलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फास्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस दौरान पानी के 2 अणु बाहर निकलता है। इनुलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड का निर्माण करता है। यह 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड 2 ADP की सहायता से 2 ATP बनाता है और फास्फोपायरुवेट ट्रांसफॉस्फोरिलेज एंजाइम या पायरुविक काइनेज की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आए। इस प्रकार हमने देखा कि ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से पायरुविक अम्ल के 2 अणु का निर्माण हो जाता है। ये प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोलिसिस चक्र। हमने इस चक्र में देखा कि यहाँ पर 2 NAD उपयोग किया जा रहा है, 2 NAD उपयोग किया जा रहा है और 2 NADH2 का निर्माण होता है और 6 ATP बनता है 2। ठीक है, यहाँ पर 2, 2, 4 और 2 ATP वहाँ पर पहले से हेक्सो शर्करा के फास्फोरिलेशन में उपयोग कर ली जाती है। तो ऐसे करके 6 ATP पहले बना और बाद में फिर से 2 ATP रहता है, इसलिए टोटल 8 ATP यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ये हो गया ग्लाइकोलिसिस चक्र।